हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है 11वीं क्लास है हमारी और ज्योग्राफी के हम लोग कुछ आपके बेसिक प्रिंसिपल्स को हम लोग आपका देख रहे थे। तो आप चैप्टर नंबर 12 पर हम लोग बढ़ेंगे और विश्व की जलवायु और जलवायु परिवर्तन देखेंगे। वर्ड थोड़ा सा जो हमारी क्लाइमेट है और आपका का जो हमारे क्लाइमेट में जो कुछ चेंजेस हो रहे हैं उनको हम देखेंगे। अगर आपने चैप्टर नंबर 10 अच्छे से पढ़ा हो, 9 पढ़ा हो, तो ये थोड़ा सा हम लोग अच्छे पढ़ जाते हैं, क्योंकि प्रेशर बेल्ट के विषय में अगर आपने पढ़ा है, अक्षांश लैटिट्यूड आपको क्लियर है, देशांतर वगैरह, और उनमें कुछ स्पेशल कंडीशन की लो प्रेशर, एयर प्रेशर, अगर ये सब थोड़ा चैप्टर क्लियर है तो इस वाले पूरे जो माहौल, जो पूरा चैप्टर है, आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। देखिए, आइए करते हैं। कह रहे हैं कि विश्व की जलवायु का अध्ययन जलवायु संबंधी आंकड़ों एवं जानकारी को संगठित कर किया जाता है। कह रहे हैं कि अगर आपको विश्व की जलवायु का अध्ययन करना है, इस जलवायु का अध्ययन करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जितने भी हमको जलवायु संबंधित आपका डाटा मिलते हैं, जितनी भी हमको जानकारियां मिली हैं जलवायु संबंधित, उन सारी जानकारी को हमको इकट्ठा करना है। क्लियर है? और उन्हीं जानकारी और डाटों के आधार पर ही हम क्या करते हैं, आपका जो हमारी जलवायु है हम उसका बेसिकली अध्ययन करेंगे। क्या है कि इन आंकड़ों को आसानी से समझना और उनका वर्णन, उनका विश्लेषण करने के लिए उन्हें अपेक्षाकृत छोटी इकाइयों में बांटकर संश्लेषित यानी कि फिल्टर किया जाता है। कह रहे जितनी भी हमको इसमें जानकारी मिलेंगी हम उनको एक्सप्लेन करेंगे और उनका विश्लेषण, एनालिसिस करेंगे क्यों कैसे हो रहा है, और अपेक्षाकृत छोटी यूनिट में हम लोग उसको समझकर या मानकर आपका पढ़ते हैं, ताकि चीजें थोड़ी सी साफ हो और क्लियर हमको अच्छी समझ आ सके। कह रहे हैं सबसे पहले देखते हैं कि जलवायु का वर्गीकरण 3 बृहद उपगमनों द्वारा किया जाता है। यानी कि 3 ऐसी चीजें हैं जिनके आधार पर हम लोग जलवायु को आपका बेसिकली हम लोग आपका डिवाइड करते हैं। कह रहे हैं अनुभाविक, जनकीय और अनुप्रयुक्त। अनुभाविक वर्गीकरण यानी कि प्रेरित किया जाता है कि विशेष रूप से तापमान का वर्णन, यानी कि अनुभाविक में क्या है, बेसिकली हम लोग टेम्परेचर को देखते हैं, ठीक है, और टेम्परेचर का ही जो वर्णन संबंधित आंकड़े हैं उसको देखते हैं। और जनकीय में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग बेसिकली आपका जलवायु को देखते हैं और जलवायु के जो कारण है, उसके आधार है, उनको पढ़ते हैं। और जो है उसका अनुप्रयोग, अनुप्रयोग में देखते हैं बेसिकली उसकी विशिष्ट, उसके उद्देश्य क्या है, कैसे हैं, क्यों हैं, इनके आधार पर हम लोग एक एक करके जो है आपका अच्छे से बात करने की, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो अनुभाविक मतलब टेम्परेचर जनना के जलवायु, अनुप्रयुक्त मतलब विशिष्ट उद्देश्य के लिए हम लोग किया जाता है। आइए, जलवायु में सबसे पहले एक हमारे ज्योग्राफर हुए हैं, इनका नाम है कोपेन महोदय, बी कोपेन महोदय द्वारा सबसे पहले इन्होंने क्लाइमेटोलॉजी को आपका वर्गीकृत आपका सिस्टम में इन्होंने रखा। किसने? अगर आप कहें जो हमारी क्लाइमेटोलॉजी है, जो हमारी जलवायु है, उसको वर्गित करने का श्रेय किसे आता है, उसको उसका क्लासिफिकेशन करने का, तो वी कोपेन को जाता है। कह रहे वी कोपेन द्वारा विकसित की गई जलवायु के वर्गीकरण की अनुभाविक पत्ति, कैसे है, अनुभाविक पत्ति का सबसे व्यापक उपयोग हमको देखना है, बड़े स्तर पर कैसा उसको उपयोग है, इसको सबसे पहले हम पढ़ेंगे। उपयोग किया जाता है। कोपेन ने वनस्पति के वितरण, ध्यान दीजिए, वनस्पति के वितरण, जलवायु के वितरण और वनस्पति के वितरण और जलवायु के बीच एक घनिष्ठ आपके संबंध को पहचान की है। कह रहे कोई भी हमारी वनस्पति का अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उसको बांट रहे हैं, तो उसमें क्लाइमेट एक बहुत बड़ा एक रोल फैक्टर प्ले करती है। किसी भी आपका क्लाइमेटोलॉजी में क्या है, आपका जो वनस्पति, या फिर आप कह सकते हैं कि वनस्पति का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए वहां की जलवायु बहुत बड़ा जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में काम करती है। उन्हें कहा कि टेम्परेचर और वर्षण यानी कि रेनफॉल कुछ निश्चित मानकों का चयन करके उन वनस्पति के वितरण
के संबंध में स्थापित किया है और इन मानकों का उपयोग जलवायु के वर्गीकरण के लिए किया जाता है। तो अगर आप सिंपल सा देखेंगे, अगर आपको किसी जगह की आपको जलवायु के बारे में अध्ययन करना है तो वहां सबसे पहले कुछ चीजों को हमको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे वहां की क्लाइमेटोलॉजी क्या है, ठंडा है, गर्म है, उष्ण है, शीतोष्ण है, टेम्परेट है, और फिर दूसरा चाइना टाइप है, भूमध्य आपका मेडिटेरियन है, टुंड्रा प्रदेश है, टैगा प्रदेश है। तो ये हमें क्लाइमेटोलॉजी का थोड़ा ध्यान रखना है, जलवायु का। उसके अलावा हमको वहां का टेम्परेचर को हमको देखना है कि टेम्परेचर कैसा है, टेम्परेचर ज्यादा है, कम है, या फिर बहुत कम है। और उसके बाद वहां रेनफॉल कैसी है, वहां वर्षा कैसी है, और टेम्परेचर कैसा, और इसके साथ एक फैक्टर और काम कार्य करता है, उसका है हाइट, ऊंचाई। यानी कि किसी भी जलवायु वितरण के लिए, कोई भी वनस्पति वितरण के लिए मुख्यतः 3 फैक्टर है। आपने देखा कि तापमान, वर्षा और ऊंचाई, इन्हीं के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो वनस्पति है हम उनका क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उनका वर्गीकरण। यही हमारे क्लाइमेटोलॉजी के साथ है। देखिए क्या कह रहे हैं कि इन मानकों का उपयोग जलवायु के वर्गीकरण के लिए किया जाता है। वर्षा और तापमान, वर्षा एवं तापमान मध्यमान वार्षिक एवं मध्यमान मासिक आंकड़ों पर आधारित एक अनुभावी पद्धति है। कैसी है? अनुभावी पद्धति। और हमने देखा अनुभावी पद्धति क्या है, बेसिकली टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं। उन्हें जलवायु के समूह एवं प्रकार की पहचान करने के लिए बड़े तथा छोटे अक्षरों का प्रयोग आरंभ किया गया। सन 1918 में विकसित और समय के साथ संशोधित हुए कोपेन की यह पद्धति आज भी लोकप्रिय और प्रचलित है। कोपेन ने प्रमुख 5 जलवायु समूह को निर्धारित किया है, जिसे 4 तापमान पर और 1 वर्षा के आधार पर आधारित है। कह रहे कोपेन महोदय ने जो हमारी जलवायु को है मुख्यतः वो 5 प्रकार या 5 समूह में इसको बांटा है। इसमें है 5 समूह, जिसमें 5 में से 4 वेरी करते हैं टेम्परेचर पर और 1 वेरी करती है आपका वर्षा पर। तो 5 में से 1 किस पर है? तापमान पर। 1 है कि 4 है? 4। और 1 किस पर है आपका? वर्षा पर वेरी करती है। आइए इसको थोड़ा सा आपका देखते हैं कैसे वेरी करती है। और एक सारणी दी गई है और इसी सारणी को हम पढ़ेंगे, बड़ी महत्व। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जब आप लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो थोड़ा सा ध्यान, मैं कहां यहां बना देता हूं, ये 0, 23.5, कर्क रेखा, मकर रेखा, इसके बीच के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। इतना क्लियर होगा? उष्ण कटिबंध बोलते हैं। और ये पोलर एरिया है, ध्रुवीय है, हम इनको शीत कहते हैं। शीत कटिबंध, कटिबंध का मतलब होता है बेसिकली जोन। ठीक है, अब यहां गर्म है, यहां ठंडा है, ये तो क्लियर हो गया ना। पोलर एरिया तो आपके ठंडे ही होंगे क्योंकि बर्फ से ढके हैं। यहाँ बर्फ भरा आपका टेम्परेचर आपका प्रॉपर पड़ता है, तो यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो आपकी गर्मी होगी, इसलिए उष्ण कटिबंध है। उष्ण का मतलब गर्म। अब ये क्षेत्र तो ऐसा होगा जो आपका 23.5 से 66.5 के बीच का भी तो क्षेत्र है, इसको क्या कहेंगे बताइए? भाई ये तो 0 तो हमें समझ आ रहा है ना, ये तो हमारा 0 हो गया। अब यहाँ 23.5 आपका कर्क रेखा हो गई, अब यहां हो गई आपकी मकर रेखा। क्लियर है? तो ये क्षेत्र तो हमें क्लियर हो गया कि भैया ये उष्ण है, और उष्ण का मतलब होता है गर्म, यानी कि गर्म प्रदेश है। और गर्म क्यों है? क्योंकि यहाँ क्या है, तापमान ज्यादा है, टेम्परेचर आपका ज्यादा है। और ये क्षेत्र जो है, जो आपके पोलर एरियाज के हैं, बेसिकली 66.5 से लेकर आपका जो 90 तक है, ये क्या है? ये आपके शीत है, यानी कि ठंडा प्रदेश है, ठंडा है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि 23.5 आपका नॉर्थ एंड साउथ से 66.5 नॉर्थ और साउथ को क्या कहते हैं? उष्ण बोलते हैं, शीतोष्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं? या बताओ।
और आपको मैंने बताया है कटिबंध का मतलब होता है जोन। क्या होता है? कटिबंध का मतलब होता है जोन। ठीक, अगर आपने अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं को अच्छे से पढ़ा है तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होने वाली है। और दूसरा, अगर आपने थोड़ा सा प्रेशर बेल्ट के विषय में भी पिछले चैप्टर को अच्छे से गौर करके पढ़ा है तो दिक्कत है नहीं। तो ये है आपके शीतोष्ण क्षेत्र, जहां गर्म और ठंडी क्लाइमेट दोनों प्रकार की आपको देखने के लिए मिलती है। क्लियर है? शीतोष्ण। फिर उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी है। कैसे हैं? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी है। ठीक, जहां पर कुछ महीने गर्म रहता है, बाकी 6 महीने ठंडा रहता है, और कुछ महीने 6 महीने ठंडा, 6 महीने गर्म। ऐसे आप मोटा मोटा मैं आपको समझा रहा हूं, बाकी अलग है क्लाइमेटोलॉजी में थोड़ा सा। तो ऐसे क्षेत्र भी है। अब देखिए, सबसे पहले ना क्या बांट दिया, इसी के आधार पर आपको क्लियर होगा। और अगर आपने अच्छे से ग्लोब को पढ़ा है, स्टडी करा है, पहला है उष्ण कटिबंधीय। क्लियर है? यानी कि सभी माह में औसत टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस हो। अब आप कैसे हैं? एवरेज टेम्परेचर की बात कर रहा है। यहां शब्दों पर ध्यान दीजिए, क्या बात की है? एवरेज टेम्परेचर। उनने क्या बात की? औसत तापमान की। औसत तापमान अगर आप लोग देखोगे बजट हीट वगैरह में आप पढ़ोगे, मान लीजिए गर्मी के मौसम में आपका टेम्परेचर चला गया 47 डिग्री तक, और कभी आपका टेम्परेचर 35 रहा, कभी आपका 32 रहा, कभी 28 रहा, कभी 27 रहा। तो ऐसे करके, और कभी सर्दी में आपका 16 भी गया, कभी 12 भी गया, और कभी आपका 4 डिग्री भी चला गया। तो इन सबका पूरे साल का अगर आप लोग एवरेज टेम्परेचर जहां पर 18 डिग्री सेल्सियस हो जाए, 18 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो ऐसा क्षेत्र जहां पर महीने का या सभी महीनों का, सभी मतलब एक वर्ष हो गया, सभी महीने का मतलब 12 माह, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां पर साल में ऑन एवरेज टेम्परेचर 18 डिग्री रहता हो, ऐसे क्षेत्र को हम कहेंगे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब आप मुझे बताइए, आप हिल स्टेट में निवास करते हैं, यहाँ पर बर्फ भी पड़ती है, यहाँ पर वर्षा भी होती है, यहाँ पर गर्मी भी होती है, यहाँ बसंत ऋतु भी होती है, यहाँ आपका शरद ऋतु भी होती है। यहाँ टेम्परेचर कभी बहुत ऊपर जाता है तो कभी माइनस में चला जाता है। क्लियर है? और कभी आपको ठंडा गर्म महसूस होता है, बहुत दिन बड़ा सुहाना लगता है। तो एवरेज टेम्परेचर क्या होगा? एवरेज टेम्परेचर कैसे निकालेंगे? हर महीने के टेम्परेचर को आपका जोड़ेंगे और उसको 12 से आपका जितने मंथ है उससे डिवाइड कर देंगे, तो निकल जाएगा एवरेज टेम्परेचर, औसत तापमान। और तब हमको पता लगेगा कि 18 या 20 या 19 के लपेट में भी है तो भी हम ऐसे क्षेत्र को कहेंगे आपका, ये क्या है? ऐसा क्षेत्र आपका ध्यान रखेंगे आप सभी मेरे प्यारे बच्चों, वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। यानी कि ऐसा क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? उष्ण। अब देखिए, दूसरा जो इसमें आ रहा है वो है शुष्क जलवायु, ड्राई क्लाइमेट। इसमें क्या होता है? वर्षा की तुलना में विभव वाष्पीकृत अधिकता है। यानी कि वर्षा तो होती है, लेकिन वर्षा से ज्यादा क्या होता है? वाष्पीकरण। कल के चैप्टर हमारा इसी पर था, रिवीजन भी हुआ कि वाष्पीकरण क्या होता है। जहां पर बारिश तो कम हो ऐसी बात नहीं कि नहीं होती है, लेकिन वाष्पीकरण ज्यादा होता है। आप कहते हैं ना बड़ा शुष्क लग रहा है, बड़ा ड्राई है। आप कभी देखिए मई जून के महीने में हरिद्वार जाइए, आप कभी, आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल सूख से पानी सूख लिया बॉडी से, ऐसी चिपकने वाली आपको गर्मी दिखाई देगी। तो ये क्या है? ऐसी क्लाइमेट आपका शुष्क है। अब एक कौन शीतोष्ण, यानी कि सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत टेम्परेचर 3 और सेल्सियस, किंतु 18 से कम मध्य अक्षांश जलवायु है। भैया कुछ भी हो जाए, गर्मियों जो आपकी सर्दी है 3 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और गर्मियों में 18 से कम ना चला जाए या से ज्यादा ना हो जाए। ऐसा अगर कोई क्षेत्र है तो वो है आपका शीतोष्ण क्षेत्र। अगला है शीतल हिम जन जलवायु। कह रहे हैं कि वर्ष में अधिकांश ठंडे महीने का औसत तापमान 0 अंश से, कैसा है? 0 अंश से नीचे तथा तापमान 3 डिग्री, यानी कि अधिक तो ठंडा होता है और आपका 0 से नीचे भी चला जाता है और मैक्सिमम 3 तक रहता है। और एक है बिल्कुल शीत क्षेत्र, यहां सभी महीनों का औसत टेम्परेचर 10 डिग्री रहता है। कितना रहता है? 10 डिग्री। यानी कि चाहे गर्मी हो या सर्दी हो,
सर्दियों में माइनस में चला जाएगा और गर्मियों में 10-12 रहेगा, 8-9 रहेगा या 15-16 रहेगा, तो एवरेज निकल के आएगा 10 डिग्री टेम्परेचर। ठीक, और जितनी भी उच्च भूमि है तो ऊंचाई के कारण शीत होती है। अब आप देखिए जितना आप ऊपर की तरफ चलोगे आपके टेम्परेचर में गिरावट शुरू हो जाएगी। क्या हो जाएगा? गिरावट शुरू हो जाएगी। और एक ऐसी स्थिति है, आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा मंडल है जहां ऊंचाई के साथ जाने पर तापमान बढ़ता है? अगर आपने वायुमंडल की परतों को पढ़ा है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिल मंडल, इनको पढ़ा है आपने, तो ऐसा कौन सा मंडल है जहां पर एक के बाद एक इस कंडीशन के बाद टेम्परेचर आपका बढ़ने लगता है? देखिए जो भी चैप्टर है अगर आप उनको प्रॉपर नहीं पढ़ोगे, टेम्परेचर को विषय को नहीं पढ़ोगे, क्लाइमेटोलॉजी को नहीं पढ़ोगे, क्योंकि देखिए अगर कोई वनस्पति किसी स्थान पर पैदा हुई है या सेब आपका केवल हिमालय में ही हो रहा है, तो उसका रीजन है ठंड पड़ती है इसलिए नहीं कि वो हिमालय में हो रहा है, नहीं, उसके साथ और बहुत सारे फैक्टर कैसे वेरी करते हैं, बहुत सारे कारक उसके लिए जिम्मेदार हैं। क्लियर है? उन फैक्टर को देखना होगा। क्यों ठंड पड़ती है इसलिए? ठंड तो आप जाके देखिए, जो अभी दिल्ली में देखिए माइनस तक में चला जाएगा टेम्परेचर, लेकिन वहां सेव नहीं हो सकता क्योंकि उसके लिए ऊंचाई चाहिए, ऐसी क्लाइमेट चाहिए। क्लियर है? और वहां ठंड कुछ महीने की है, बाकी तो गर्मी है वहां। ठीक, तो ये आपके 5 में बांटा है और 5 में आप देखिए, इन 5 में इनको अगर आप गौर करके देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कहां टेम्परेचर है और कहां पर वर्षा है। तो देखिए ये टेम्परेचर वाला है, ये टेम्परेचर वाला है, ये टेम्परेचर वाला है, और ये वाली बेल्ट है जो केवल वर्षा पर है। ठीक, चलिए कह रहे हैं कि बड़े अक्षर ए बी सी डी, ई आर्द्रता जलवायु और बी शुष्क जलवायु को निरूपित करता है। आर्द्र जलवायु कहां पर है? ई वाले में, 5वें में। बी में क्या है? आपका शुष्क जलवायु। जलवायु समूह को तापक्रम एवं वर्षा की मौसमी विशेषताओं के आधार पर या उपक्रम पर आपका कह रहे हैं कि जलवायु समूह का जो तापक्रम एवं वर्षा की जो मौसमिक दशाएं हैं उन पर कई उपक्रम में आपका विभाजित, यानी कि बहुत सारे मैकेनिज्म, बहुत सारा टाइप ऑफ प्रकार है जिनमें उनको डिस्ट्रीब्यूट या डिवीजन किया जाता है, जिसको छोटे अक्षर द्वारा अभिनीत किया गया है। कह रहे हैं कि शुष्कता वाले मौसमों को छोटे अक्षर FMB द्वारा इंगित किया गया है। ठीक है, कह रहे हैं इनको सब पार्ट में भी डिवाइड किया गया है। ठीक है, और M तक है। कारण यह है कि जलवायु कैसी होती है? उष्ण और आर्द्र होती है। यह वार्षिक तापांतर बहुत कम और वर्षा अधिक होती है। ठीक है, जलवायु के कारण उष्ण कटिबंधीय समूह को 3 प्रकार में बांटा गया है। एक है AF यानी कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, MN मतलब आप देखिए उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, और AW को बांटा गया है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु एवं शीत। अब देखिए आप सबसे पहले एक काम करिए मेरे प्यारे बच्चों, ये सारणी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज नहीं, जब कभी आप कंपटीशन की आपका तैयारी करोगे और अगर आपका ज्योग्राफी मुख्य सब्जेक्ट हो जाए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, हो सके तो इस वाले पूरे चैप्टर को आप अच्छे से, मेरे हिसाब से तो आपको सबसे पहले आप उसको लिखिए एक बार, A, B और C तक, बल्कि D तक लिखिए, इसको समूह लिखिए, ऐसे करके सारणी बनाई, फिर मैं आपको समझाऊंगा उसका क्या मतलब है। ये आपको ना बड़ा आसान हो जाएगा थोड़ा समझने में ग्लोब को, यहाँ कौन सी जलवायु मैं बोल दूंगा AF है, तो AF है, आप कहेंगे AF है मतलब उष्ण कटिबंधीय हो गया, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र हो गई। फिर मैं कहूंगा उष्ण AM है तो आप कहेंगे उष्ण कटिबंधीय मानसून है। और बहुत बार लिखा मिलता भी है ऐसा और हम लोग कंफ्यूज जाते हैं, तो थोड़ा सा एक बार इसको लिखना शुरू करें प्लीज, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख रहे हो बच्चों? देखिए अगर लिखा होगा तो आप इनको पढ़ पाओगे, देख पाओगे, समझ पाओगे। लिख लिया? तो उष्ण कटिबंधीय में क्या है प्रकार देखिए, एक उष्ण कटिबंधीय आर्द्र है जलवायु होती है, एक उष्ण कटिबंधीय मानसूनी होती है, एक उष्ण कटिबंधीय शुष्क होती है, आर्द्र। तो अगर तो इसको कूट अक्षर में कैसे लिखा गया? देखिए उष्ण के लिए हमने क्या लिखा है? ए लिखा है। क्या ध्यान दो बच्चा, कुछ भी नया नहीं है,
सब पढ़ा हुआ है ये क्या है, ए लिखा है उष्ण कटिबंधीय का, तुमने क्या लिख दिया इसको, ए लिखा हुआ है। आर्द्र को इन्होंने ए एफ लिखा है, उसमें भी आपका डिस्ट्रीब्यूट किया है कि इन्होंने, देखिए आर्द्र को एफ में दिखाया है, मानसूनी को एम में दिखाया है, शुष्क को आपका डब्ल्यू में दिखाया है, स्टेपी को एस में दिखाया, मरुस्थल को डब्ल्यू एच में दिखाया है, स्टेपी को डब्ल्यू एस के में दिखाया है, मरुस्थल को डब्ल्यू के में दिखाया है, आर्द्र उष्ण कटिबंधीय का मतलब सी एफ में दिखाया। देखिए आर्द्र ये है तो इसका एफ यहां आ गया, तो एफ ए में। इस तरह से इनको व्यक्त किया है ताकि सब लोग आप अच्छे से समझ पाओ, इनको देख पाओ। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, तो सबसे पहले है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। आर्द्र है सबसे पहले, आर्द्र देखिए, आर्द्र को मैंने कल बताया, यानी कि आर्द्र है मतलब उसमें आपका नमी की मात्रा है। कैसा है, नमी है। और नमी कैसे आती है, जहां पर टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर होगा तो यानी कि वाटर बॉडी पर आपका क्या जाएगा, वाष्पीकरण होगा, तो यानी कि जलवाष्प की मात्रा है, जलवायु है उसमें। तो इसमें कैसे है कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु के प्रकार कौन कौन से हैं, तो उष्ण कटिबंधीय के जलवायु में 3 प्रकार आपको देखने के मिलेंगे। एक है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, तो जिसे हमने कूट अक्षर में लिखा है AF। एक होती है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, जहां पर मानसूनी तक होता है, जहां पर वर्षा होती है। एक क्षेत्र ऐसा होगा जहां पर बहुत ज्यादा आपका वाष्पीकरण होगा, वर्षा नहीं होगी। लेकिन एक क्षेत्र क्या होगा जहां पर सबसे बहुत अधिक वर्षा होगी, तो हमने बोल दिया उष्ण कटिबंधीय मानसून। A फॉर उष्ण कटिबंधीय, M फॉर मानसून के रूप में व्यक्त किया गया है। अगला इसमें तीसरा टाइप हमको बताया गया है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु, सेमी ड्राई एरिया, तो इसको हमने कह दिया है AW। अब चलिए ये सारा छोड़िए, सबसे पहले हम पहले वाले को लेते हैं। उष्ण कटिबंधीय में पहला प्रकार हमने देखा, और इस पहले प्रकार को हमने देखा ये कैसा है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वायु। इसको कूट अक्षर में लिख दिया AF। ये बेसिकली होती कैसी है, यहां देखिए कोई भी शुष्क ऋतु नहीं है। कैसी है, यहां कभी शुष्क आपका ड्राई मौसम, ड्राई एरिया नहीं रहता, शुष्क नहीं रहता, आर्द्र रहेगा आपको, चिपचिपा सा। दूसरा है उष्ण कटिबंधीय मानसून, तो उसे AM लिखा है, और यहां क्या होता है आपका मानसून, यानी कि बारिश होगी, और बारिश के साथ आपका इसका आपको लघु रूप नहीं मिलेगा देखने के, बल्कि क्या है, लघु शुष्क ऋतु है। कैसी है, लघु शुष्क ऋतु है। तीसरा देखिए उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, यहां क्या होता है, जाड़े में शुष्क ऋतु। आप बोलते हैं ना बिल्कुल सूखी ठंड पड़ रही है, बोलते हैं ना कैसा हो रहा है कि सूखी ठंड पड़ रही है, तो बच्चों ये क्या है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु में ही क्या होता है, उसका लक्षण है जाड़े में आपका क्या होता है, ड्राई रहना। ये सारा क्लाइमेट को अगर आप हल्के हल्के समझोगे, पीछे की चीजें क्लियर है, वाष्पीकरण कैसे होता है, और बजट हीट क्या है, प्रेशर बेल्ट क्या है, जोन क्या है, वहां की क्लाइमेट कंडीशन कैसी होती है, सी ब्रिज, लैंड ब्रिज क्या होती है, समुद्रीय धारा, स्थलीय समीर ये क्या होती है, ये अगर क्लियर है तो फिर कोई समस्या की बात है नहीं इसमें। अगला है इसमें उष्ण जलवायु, शुष्क जलवायु। शुष्क में भी आप देखिए, शुष्क में सबसे पहला होगा आपका उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी। कैसे है, उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु। इसको हमने क्या लिखा है, SBSH। क्लियर है, उष्ण है। ध्यान दीजिए ये उष्ण कटिबंधीय है, उपोष्ण कटिबंधीय है। इसमें क्या है, निम्न अक्षांशों में जो आपके लोअर, निम्न यानी कि कम अक्षांश, यानी कि आपका कहां होंगे लोअर, अपर कहां हो गया, ऊपर की तरफ, लोअर मतलब नीचे। कह रहे हैं कि निम्न अक्षांशों पर अर्ध शुष्क एवं शुष्क, सेमी ड्राई और ड्राई एरिया। उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल BWH, जहां पर क्या मिलते हैं, ये निम्न अक्षांशों पर मिलेगा। और इसमें तीसरा है आपका मध्य अक्षांश से स्टेपी, यानी कि ये का इसका बीच का भाग, तो BSK, यहां क्या है, मध्य अक्षांश होगा, और कैसा होगा, शुष्क और मवाद, ये ऊपर होगा और ये इसके नीचे होगा, मध्य। क्लियर है, और ये इसके लो में है। अगला है मध्य
अक्षांशीय मरुस्थल, BWK यानी कि मध्य अक्षांशीय शुष्क एरिया। ये हो गया बी वाला पार्ट। अब थोड़ा सा सी की तरफ बढ़ते हैं। कोस्ट शीतोष्ण यानी कि मध्य अक्षांशीय जलवायु। इसमें क्या होता है, आर्द्र उपोष्ण आपका कटिबंधीय है, इसको CFA कहा गया है, और इसमें मध्य अक्षांशीय अर्ध शुष्क और शुष्क है। अगला है भूमध्य सागरीय यानी कि मेडिटेरियन क्लाइमेट, CSA कहा गया है, जो गर्म शुष्क आपका गर्मी है इसमें। और एक आपको कहा गया है इसके अंतर्गत आपका पश्चिमी तटीय, क्या कहा गया है, पश्चिमी तटीय और जलवायु। ठीक, इसे CFB यानी कि कोई ऋतु नहीं, कोण और शीतोष्ण गर्मी, और D मतलब आपका शीत या ठंडा है। उसमें देखिए आर्द्र महाद्वीप होगा और उप ध्रुवीय होगा, उसको शॉर्टकट में D और W। ठीक है, और यहाँ कोई भी शुष्क ऋतु नहीं होती, भीषण ठंड पड़ती है, वो ड्राई एरिया सीधा ठंड पड़ रही है। और W में ज्यादा शुष्क होता है, अत्यंत भीषण होता है। और इसके बाद है शीत, टुंड्रा, T यानी कि यहाँ पर सही अर्थों में कोई गर्मी नहीं, कभी गर्म हो ही नहीं सकता। और है फिर हिम स्टेपी। देखिए उसमें कंडीशन है, जैसे मान लीजिए ये आपकी चोटी है, तो यहाँ का क्लाइमेट थोड़ा अलग होगा, यहाँ जाओ ठंडा पड़ जाएगा, यहाँ और जाओगे तो और ठंडा होगा, यहाँ और ठंडा, यहाँ बहुत ठंडा। तो यहाँ कुछ वेरिएशन दिखाई दे रहे हैं ना। तो ऐसे ही जलवायु के हर अक्षांश पर, हर क्लाइमेटिक कंडीशन पर अलग अलग क्या है, हमको वेरिएशन और अंतर जो है आपका दिखाई देने हमको लगते हैं। और है उच्च भूमि, H बोलते हैं, और हिम आच्छादित उच्च भूमि। ये कैसा है, हिम आच्छादित उच्च भूमि है। ठीक है, चलिए, तो हिम आच्छादित भूमि को, इन सबको हम लोग जरूर देखेंगे। ठीक है, देख लिया। चलिए, यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी है किसी का, पूछ लीजिए। कोई भी बच्चा किसी स्कूल से, देख लिया बच्चों, आगे बढ़े। चलिए, तो फिलहाल अगर आपने नहीं लिखा है, बहुत बच्चे ने, तो लिख लीजिए एक बार, क्योंकि बच्चों बिना इसके लिखे और बिना इसको रिवीजन करे हम कहीं की वर्षा और उसके टेम्परेचर, उसके क्लाइमेटिकल भाप का डिस्ट्रीब्यूशन और जो उसकी वनस्पति है वो उसको नहीं समझ सकते। चलिए, कोई डाउट, कोई कह रही किसी बच्चे की? चलिए, तो जिन बच्चों ने इसको कॉपी नहीं किया है वो प्लीज अपना कॉपी कर लें, अच्छे से कर लें। तो एक बार इसको घर जाकर पढ़ें, कोशिश करें कि एक एक करके भी, अगर दो दो करके भी एक एक दिन में देखोगे तो 2-3 दिन में आराम से हो जाएगा और पूरा कर पाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और उसको समझने का प्रयास भी करेंगे। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।